हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान में विविध पढ़ेंगे आज, ठीक है। विविध, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो किसमें? ऑप्शन सी, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन, ठीक है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, तो किसको क्या बोलते हैं उसे? साइबरनेटिक्स बोलते हैं। साइबरनेटिक्स विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही क्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। साइबरनेटिक्स साइंस ऑफ कंट्रोल। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है ये? यह हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल कहा जाता है, उपनाम दिया गया है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को 2013 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन। बी ऑप्शन हो गया। चलो ठीक है, अगला देखो। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है किस लिए? गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो देखो, प्रकाश फाइबर, प्रकाश तरंग, एंड्रॉयड, वाणी निवेश नहीं है। एंड्रॉयड तो मोबाइल हुआ, वो है ना, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर आता है वो है। बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह, मंगल। तो क्या है ये? क्या है? एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास गूगल ने किया है ना। अगला देखो, नवीनतम एंड्रॉयड दूर संचार दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? ये तो खैर ये मार्स मेलो था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो चल रहा है ना, एंड्रॉयड 12.0 चल रहा है। ये नया संस्करण है अभी, ठीक है। 2021 में जारी हुआ है, ये याद रखना। 12.0 चल गया है अभी, है ना, एंड्रॉयड 12.0। समय मापक विज्ञान क्या बोलते हैं इसको? होरोलॉजी। होरोलॉजी समय मापक विज्ञान। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है किसमें? ट्राइबोलॉजी में। यस, ट्राइबोलॉजी में घर्षण और किसका? घर्षण एवं स्नेह संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत। ओके। असत्य कथन बताना है आपको। वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। सही है, सही है। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं। नहीं, बैंगनी ज़्यादा प्रकीर्णित होती हैं, यही गलत है। जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णित कार दिखाई देता है, लेकिन नीली तरंगें ज़्यादा प्रकीर्णित, बैंगनी ज़्यादा होती है नीली की अपेक्षा, है ना, इसलिए गलत है ये। प्रकाश की बैंगनी तरंगें नीली तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं। वस्तुतः आकाश का रंग नीला दिखाई देना बैंगनी एवं जामुनी और नीले रंगों के सर्वाधिक प्रकीर्णन कारण होता है, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, रसायन की पुणे में और भौतिकी की नई दिल्ली में। इसकी जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थापना हुई 1950 में। यह पुणे में स्थित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं CSIR, इसकी एक संगठक प्रयोगशाला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? ये कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। टाटा, देखो 1945 को मुंबई में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, TIFR की स्थापना की गई। कहाँ? मुंबई में। लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है ना। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कि विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इस युक्ति द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। उद्दीपित विकिरण, ओके। लेजर एक युक्ति है किसकी? उद्दीपित विकिरण की। डी ऑप्शन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन उस टाइम पे 2002 का क्वेश्चन है, उस टाइम तो भारत में थी, लेकिन अभी अभी के हिसाब से अभी ये कहाँ? चिली में। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली, नॉर्थ चिली में अटाकामा मरुस्थल में सोरो चेंजनेटर, है ना, सोरो चेंजनेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला यह है।
समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रश्नकाल में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्री ऑब्जर्वेटरी थी, ये कहाँ थी? लद्दाख में थी, उसे हानले गांव में ना, 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2001 में स्थापित हुई थी, लेकिन अभी के हिसाब से चिली में है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक? सुब्रमण्यम चंद्र, एस चंद्रशेखर साहब के नाम पे है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का संक्षेपण अंतरिक्ष कोलंबिया में 23 जुलाई 1999 को किया गया। इसका नामकरण भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब के नाम पर किया गया। यह मिशन वर्तमान में भी अंतरिक्ष में सक्रिय है, याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन, हम सब जानते हैं, सोवियत संघ के थे। 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्री गणेश किया। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी अंतरिक्ष यात्री। तो ये प्रथम महिला थी अंतरिक्ष यात्री, कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये वोस्टोक 6 मिशन कब? 1963 में गया। सोवियत संघ रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया, कब? 1963 में। तो 19 हो गए। अगला देखो, चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है, और वो भी कृत्रिम उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम नहीं प्राकृतिक है। यह हमारी सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम, लेखक कौन है? जापानी लेखक हैं, कौन है? तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन कार्यकर्ता तकाशी हिरोज थे। 2010 में इनकी पुस्तकें लिखी गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम में इंपॉर्टेंट थी करंट का। अब देखो मिलाना है आपको सूची 1 से सूची 2। तो रिवॉल्वर कोल्ट, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, शीतलता न्यूटन और दाब पास्कल। तो क्या हो गया? 3-1-4-2 3-1-4-2 है कहीं? 3-1-4-2, ये रहा टी ऑप्शन। रिवॉल्वर कोल्ट, शीतलता न्यूटन। अब निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? देखो, जिंक और कार्बन बनाता है, यानी ये ऑप्शन। देखो, टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल का प्रयोग किया है। इसका एनोड जिंक का बना होता है, एनोड जिंक का और कैथोड कार्बन का, एनोड जिंक का और कैथोड कार्बन का। GIF का आशय क्या है? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, यह है जियोग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये होता है GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ये छवि का प्रारूप है ना। इमेज फॉर्मेट है, ठीक है, इमेज फॉर्मेट GIF। GPS प्रयुक्त होता है किस लिए? ग्लोबल, GPS क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा कब? 1995 में किया गया। 1995 से GPS पूर्ण रूप से नागरिकों के लिए काम कर रहा है। GPS अमेरिका का है। GPS तकनीक का प्रयोग किन क्षेत्रों में? मोबाइल फ़ोन प्रचालन सही है, बैंकिंग प्रचालन सही है, पावर ग्रिड नियंत्रण, ये भी सही है, बिल्कुल राइट, सही है, डी सभी में किया जाता है। देखो, GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक उपग्रह अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन प्रणाली है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया। वर्तमान में GPS तीन प्रमुख तंत्रों में कौन कौन से? उपग्रह खंड, दूसरा नियंत्रण एवं निगरानी खंड और तीसरा उपयोगकर्ता खंड से मिलकर बना है। GPS रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी के ऊपर स्थापित GPS सैटेलाइट द्वारा भेजे गए संकेतों के आधार पर कर सकता है। इन संकेतकों के आधार पर GPS रिसीवर की 3D इमेज देता है। 3D मतलब अक्षांश, देशांतर और उन्नतांश, मतलब ऊंचाई कितनी है वो सब। समय के बारे में पता चलता है। वर्तमान में GPS का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। सेना में इस तकनीक का प्रयोग काफ़ी समय से किया जा रहा है। वैज्ञानिकों और सर्वेक्षण कार्य हेतु ट्रेनों, जहाज़ों के परिचालन, जमीन सर्वेक्षण, नक्शा बनाने, आपदा राहत कार्य, इन सब में सर्वे के लिए इन सब में GPS का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग, मोबाइल प्रचालन, पावर ग्रिड, इन सब में भी किया जा रहा है, ठीक है। ATM का तात्पर्य ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, सी ऑप्शन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऐसा दूरसंचार नियंत्रण वो कंप्यूटर का उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण के लिए यूज होता है, ठीक है जी, वित्तीय हस्तांतरण। श्याम बेबर मतलब ब्लैक होल क्या है? ये क्या है? सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। ये क्या है? ब्लैक होल एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये अपने नज़दीक से प्रवाहित होने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? सिमट गया तारा है ब्लैक होल। चूंकि ब्लैक होल प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। ब्लैक होल एक क्या है? सिमटा हुआ तारा है। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है
तो इसकी बाहरी बाहरी हिस्सा फैलता है, ठंडा होता है और ये चमक कम होती है इसकी, जिसे रक्त दानव, रेड जायंट या सुपर रक्त दानव यानी रेड सुपर जायंट कहते हैं। इस अवस्था में क्रमशः नोवा और सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है। क्या? ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा, इन तीनों में से। ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, इन तीनों में से कोई बनेगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने 1930 में 1.44 1.44 सौर द्रव्यमान की सीमा निर्धारित की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन यानी वाइट ड्वार्फ बनते हैं, और उससे ऊपर के जो अवशेष होते हैं ना, वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आपको, पहले भूगोल में ही पढ़ाया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के परीक्षण किया है। इस परीक्षण का क्या महत्व है? इससे क्या होगा? हिग्स बोसन कणों का विज्ञान होगा, बार्म होल गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान होगा। ये बी ऑप्शन सही है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिमान होगा। देखो, लिगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरी द्वारा पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल यानी स्पेस टाइम में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंग को संसूचित किया गया है, जिससे प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रख्यात कौन सी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्ष सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों का पूर्वानुमान पुष्टि की गई है, पूर्वानुमान की पुष्टि की गई है। देखो, पुच्छल तारे की पूंछ कहाँ होती है? सदैव सूर्य से दूर, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, ये ऑप्शन। सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे अरबों पिंड धूमकेतु पुच्छल तारे कहलाते हैं, धूमकेतु पुच्छल तारे कहलाते हैं। गैस एवं धूल के संग्रह होते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में दूर दिखाई देती है। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स। तो बी ऑप्शन हो गया। अत्यधिक घनत्व वाले न्यूट्रॉन स्टार। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभ की ऊर्जा कितनी है? उस टाइम पे 3% करीब थी। आज कितनी है? आज है 1.8, क्योंकि तापीय ऊर्जा बढ़ती जा रही है ना, पानी की ऊर्जा और तापीय ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए कम हो गई है 1.8। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीकी युक्ति लघु रूपण से कमाल कर सकती है? कौन सी? तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 नैनो से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह, ये समूह है पूरा। 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होते हैं। नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र एवं उपकरण बनाना संभव हो जाएगा। मतलब नैनो कण का आकार क्या होता है? 1 से 100 नैनो nm तक होता है ना, सी। अगला देखो, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर है, क्या है वो? नैनो पार्टिकल है, सी। 10⁹ तक -9 तक रहता है ना नैनो पार्टिकल। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, छोटे सुनने के यंत्र से, बी ऑप्शन सही है, छोटे सुनने के यंत्र से। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र, हियरिंग एड है। इसका आकार इतना छोटा है कि यह आसानी से नज़र भी नहीं आता है। साथ ही उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला देखो, कौन सा कथन सत्य बताना है आपको? तो नैनो कण द्वारा 120 डेसिबल का ध्वनि सुनते हैं, नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है, बी ऑप्शन सही है। 2012 में जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कान, क्या? नैनो कान का आविष्कार किया। नैनो कण स्वर्ण के केवल 1 नैनो कण का बना होता है। नैनो कण 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है, वही सेफ होती है। क्वांटम डॉट क्या है? 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब होता है। क्वांटम डॉट नहीं, गलत है, एक मिनट, गलत है, डी ऑप्शन सही है, डी। अर्धचालक नैनो संरचना है, क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो संरचना है। चलो देखते हैं क्या है मामला। क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होते हैं। जब कोई पराबैंगनी प्रकाश इन नैनो कणों से टकराता है तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन कृत्रिम अर्धचालक नैनो कणों का अनुप्रयोग सेलों, प्रदीप्त जैविक लेवल, इन सब में किया जाता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नारियो टानिगुची ने 1974 में। कब और कहाँ किया? जापान के हैं नारियो टानिगुची, 1974 में। नारियो टानिगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, विज्ञान के प्रोफेसर। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहले 1974 में उन्होंने ही प्रकाशन किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में कौन से सही हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया है, सही है बात। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में उपयोग किया जा सकती है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन सही है, दोनों ही बात सही है।
कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सही है। मानव शरीर की क्षतिग्रस्त भाग की कृत्रिम रक्त कोशिकाओं को बनाया जा सकता है। ये गलत है। अभी इन पर सोच चल रहा है, बनाई नहीं जा सकती हैं अभी। जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग की जा सकती हैं, ये भी सही है। जैव निम्नीकरण होती हैं, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हो गया ना। कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 3, 4 सी ऑप्शन। अभी जो है ना इसका काम, कार्बन नैनो ट्यूब्स जैव निम्नीकरण होती हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव एवं एंजाइम कार्बन नैनो ट्यूब्स को जैव निम्नीकृत करने में सक्षम है। मानव शरीर में औषधियों के प्रतिजनों के वाहक के रूप में जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान में कार्बनिक नैनो ट्यूब्स 3D बायोप्रिंटिंग के द्वारा कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के सृजन हेतु अनुसंधानरत हैं। मतलब अनुसंधान चल रहा है, इसलिए 2 गलत है। नैनो तकनीक के निम्नलिखित उदाहरणों में उदाहरणों को नैनो तकनीकी की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया था हमारा एरोसोल आया था, ए ऑप्शन है ना, डी है ना। फिर आया उसके बाद लक्षित दवाएं आई। फिर आया 3D नेटवर्किंग आणविक संरचना उसके बाद में। तो ए डी बी सी हो गया, डी ऑप्शन। प्रथम पीढ़ी में आया एरोसोल, कैलोइड, पॉलीमर, ये सब प्रथम पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी क्या है? लक्षित दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। और तीसरी पीढ़ी के क्या है? रोबोटिक्स, 3D नेटवर्किंग। चतुर्थ पीढ़ी में आणविक विनिर्माण। कौन सा हो गया? ADBC। कथन कारण क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। राइट है, बिल्कुल राइट है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय कर्षण के कारण होता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही और व्याख्या भी सही। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नासा के अपने प्रयोगों के पश्चात यह स्पष्ट किया कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वीय कर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात में यह संभव नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के व्यास के अनुपात के वर्गमूल के समानुपात होती है तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण शून्य होती है। इसलिए ए उत्तर हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? ये होगा गोलाकार। भारहीनता का गोलाकार हो जाएगा। ठीक है। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था, इसको बोलते हैं भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती का आकार गोलाकार हो जाएगा। एनरॉन शक्ति परियोजना, ये है डाबोल में। कहाँ? महाराष्ट्र में, डाबोल में। बस इतना याद रखो, 96 की, बहुत पुरानी है। हाइड्रोकार्बन्स 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना, है ना। पेट्रोलियम उत्पाद कम होते जा रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना, यही है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण संबंध है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को के संदर्भ में भारत की ऊर्जा दक्षता को विस्तार देगा, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है। कथन कारण क्वेश्चन है। भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल राइट है। भारत नाभिकीय यंत्र नहीं लगाएगा, ये कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन। NPT है ना, नेशनल प्रोलिफिकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ऐसे बोलते हैं ना उसको। क्या है ये? भेदभावपूर्ण है। यह भारत की आणविक सैन्य क्षमता निर्भर बनाएगी, ये भेदभावपूर्ण है। ए ऑप्शन सही है इसमें। NPT को इसलिए भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके अनुच्छेद 4 संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार देगा कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु संबंधित साज सामान वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान पर परस्पर आदान प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु दक्षता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अंतर्विरोध से अपना असंतोष प्रकट करता है क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों के विशेषाधिकार देती है, अपितु परमाणु दक्षता रहित देशों द्वारा विशेषाधिकार को प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित कर देती है। तो इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से देश क्या NPT ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको सामान्यतः NPT बोलते हैं ना, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, तो इसमें नहीं है, इसमें शामिल है। इसमें कौन कौन से देशों को मान्यता प्राप्त है ये बताया है। तो इसमें 2 ही देश हैं, चीन है और फ्रांस है। 1 और 2 सही है। चीन, और इसके साथ चीन और फ्रांस है। देखो 5 परमाणु संयंत्र संपन्न कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये P5 है। चीन, फ्रांस नहीं है, फ्रांस, रूस, UK, चीन, फ्रांस, रूस नहीं है ना उसमें। P5 में रूस नहीं, जापान है उसके, तो बस रूस अलग हो जाए। P4 प्लस रूस। नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम है? ठीक है। इसकी पहुंच
क्या है, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी, सही है। स्वमेव नाभिकीय आयुध प्रसार संधि एनपीटी का सदस्य बन जाएगा, नहीं, ये नहीं बनेगा, केवल एक। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया और इसी वर्ष नाभिकीय आपूर्ति संग्रह एनएसजी की स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक 1975 में लंदन में हुई। वर्तमान में इसमें 48 देश हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीकी एवं उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना है। इसके सदस्य की पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाती है। एनएसजी में शामिल होने वाले देश के लिए परमाणु आयुध अप्रसारण एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एनएसजी का सदस्य एनपीटी का सदस्य नहीं बन सकता। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर एनएसजी का सदस्य बना हुआ है। नैनो हमिंग बर्ड है एक नई प्रजाति की अभी तक खोजी गई हमिंग बर्ड, एक अति लघु, जो उस टाइम का करंट है, ये वैसे अभी नहीं है, 2010 का करंट है। तो इसमें यह है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था उस टाइम, है ना, हमिंग बर्ड। बस इतना नहीं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 से कोई मतलब नहीं है, अभी देख लो, अब वाला देख लो। 108वीं विज्ञान कांग्रेस 2023 में जनवरी में कहाँ हुई, ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में हुई, ठीक है, इतना याद रखना, उदयपुर में 108वीं। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। अगला देखो करंट वाले क्वेश्चन छोड़ते रहना। कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था से संबंधित नहीं है, तो ये है ICSSR। देखो DST डिपार्टमेंट ऑफ क्या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये तीनों विज्ञान से संबंधित हैं। कौन से कैसे संबंध है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध है, लेकिन ये CSSR भारतीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान ये संबंधित नहीं है, है ना। कथनों पर विचार करना है आपको। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं, यार नागरिकता थोड़ी है, ये आइडेंटिटी है। तो एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकार संख्या को निष्क्रिय लुप्त नहीं कर सकता, कर सकता है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। ये मतलब क्या है, केवल पहचान पत्र है, अद्वितीय है। आधार संख्या विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 12 अंकों की अद्वितीय संख्या है। भारत के निवासियों के पहचान पत्र हेतु आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र है। आधार संख्या को नियमों के तहत निष्क्रिय लुप्त भी किया जा सकता है, ये भी बात सही। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे, हाथों से, है ना, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। ऊर्जा बैटरी की आवश्यकता नहीं होती किसमें, स्वचालित घड़ियों में। ये घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचलन से चलने के कारण 2-3 दिन तक अगर बंद रहेगी तो ही बंद रहेगी, तो उसी से एनर्जी लेती रहेगी। ITER परियोजना के किस स्थान पर बनाई जा रही है, कहाँ, दक्षिणी फ्रांस में बनाई जा रही है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, छोड़ दो इसको। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर का निर्माण किया, ये भी उसी टाइम का डी ऑप्शन था इसमें। यह अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टकराने से रोक देगा, उसके संबंधित है ना, ग्रेविटी ट्रैक्टर 2009 में बनाया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटेन ने बनाया। कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नहीं बनाया, तो ये है नॉकडोर्ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ल्यूकोस्किन, एग्जिट और एमटूथ, ये तीनों पॉलीहर्बल हैं और DRDO ने बनाए हैं, जबकि ल्यूकोडर्मा से ल्यूकोस्किन, एक्जिम जो एक्जिमा से है, और दांत दर्द से संबंधित टूथिक, और बाकी एक्डोर्ना एक मूत्रलतारोधी औषधि है जिसका विकास DRDO ने नहीं किया। अब देखो इनमें कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य नहीं है, तो ईरान नहीं है इसमें। बाकी चीन है, आयरलैंड है और न्यूजीलैंड है, ये ना 48 देश हैं कुल, इसमें से ईरान नहीं है। परमाणु आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौता हस्ताक्षर किए, फ्रांस ने किए थे, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के द्वारा भारत को छूट के पश्चात फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार प्रारंभ करने वाला, नाभिकीय क्षेत्र का समझौता करने वाला प्रथम राष्ट्र था, है ना, एनर्जी का भारत को छूट मिलने के पश्चात। कथन कारण क्वेश्चन है। सर्न क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में विश्व में कणकीय भौतिकी पार्टिकल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सही है। उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने से 2 वर्ष पूर्व स्थापित सर्वाधिक निकाय फ्रेंच स्थापित सर्न CIN है। कौन सा, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम के थे क्वेश्चन करंट के। कभी कभी समाचार में देखा जाना शब्द इंड आर्क क्या है, इंड आर्क क्या है भैया, यह है आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, टी ऑप्शन। ओके,
चलो अगला देख लेते हैं। 2014 में बनाई गई थी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया NIF के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक संस्था है, बिल्कुल सही है, स्वायत्त संस्था है। ओके। अत्यंत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं के उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूती देती है। सही है? नहीं, ये गलत है, केवल ए सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासित संस्था है। कौन? राष्ट्रीय नवरत्न प्रतिष्ठान विभाग NIF। मार्च 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तन की विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त बनाने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। कब? 2000 में। डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य क्या है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियां? नहीं। नई नीतिगत ढांचे के अनुसार जैसे बड़े आंकड़े एकत्र करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके, वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं को ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका है मतलब हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट जोड़ना, हमारे बहुविद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, पर्यटक केंद्रों को वाईफाई से जोड़ना। तीसरा सही है, केवल कौन सा? तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर बड़ा हो गया है ना। क्या है इसका? गांव और शहरों के सभी ब्रॉडबैंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों को निःशुल्क वाईफाई से जोड़ना, इसका वो है। तो आज यहीं रोकेंगे। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।